वेलकम टू द लेक्चर गाइस। माय नेम इज अनमोल कुमार, योर फिजिक्स इंस्ट्रक्टर एट नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क पावर एनर्जी के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि वर्क का मतलब क्या होता है। गाइस, आप लोग स्केल का यूज करते हैं ताकि आप लेंथ निकाल सके किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन सेगमेंट की। ठीक है, ऐसे ही वर्क क्या है? वर्क का मतलब है कि वो एक माप है जिससे हम एनर्जी ट्रांसफर को जो हो रहा है उसे नाप सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, ऑफ मास m। आपने कोई फोर्स लगाई, सर्टेन फोर्स F लगाई, उसे यहाँ से यहाँ तक आपने पहुंचा दिया। तो आपने कोई ना कोई काम तो करा ना, है ना। आपने खाना खाया हुआ है और आपने बहुत ही भारी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तक आपने डिस्प्लेस कर दिया। फिर आप उसके बाद थक गए, आपने कहा मेरी एनर्जी लॉस हो गई, लेकिन आपको नहीं पता कि आपकी कितनी एनर्जी लॉस हुई। अगर आपको मेजर करना है कि कितनी आपकी एनर्जी लॉस हुई, तो आप किससे मेजर कर सकते हैं? आप वर्क से मेजर कर सकते हैं। वर्क का मतलब ही ये होता है कि ये मेजर करता है कि कितनी एनर्जी आपने ट्रांसफर कर दी। अब यहाँ पर जरूरी नहीं कि फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रही हो, फोर्स किसी एंगल पर भी लग सकती है। तो सिर्फ हम वो फोर्स देखेंगे, सिर्फ हम वो फोर्स देखेंगे जो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में काम कर रही हो। ठीक है, ये सबसे पहली और सबसे बेसिक चीज है जो मैंने आपको बताई। आगे हम बढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको इस वर्क डन को निकालने के 3 तरीके बताऊंगा, जो कि 3 तरीके मेनली आईआईटी जेईई में भी पूछे जाते हैं, आपकी नीट में भी पूछे जाते हैं और लास्टली सीबीएसई में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आज हम सिर्फ पहले तरीके के बारे में बात करेंगे, वर्क डन बाय द कांस्टेंट फोर्स। और जो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। और फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क डन बाय एरिया अंडर द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। सबसे पहले वर्क डन के बारे में बात कर लेते हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू योर 9th क्लास। बट लेट मी करेक्ट यू ओवर हियर ओनली कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज F dot D, where F is the constant force, D is the displacement, and this is the dot product. मैंने अपने वेक्टर के लेक्चर्स में सारी चीजें कवर कर रखी है, डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो वर्क डन अगर आप यहां पर देखेंगे, इट इज द डॉट प्रोडक्ट इन बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये जो वर्क डन हुआ, ये कौन सी क्वांटिटी हो गई? ये बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है गाइस, आप ये चीज याद रखिएगा। अब थोड़ी और बातें इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जब वर्क पढ़ ही रहे हैं तो क्यों ना वर्क की यूनिट्स वगैरह के बारे में बातें कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम डायमेंशंस की। मैं अभी थोड़ा सा इस फॉर्मूले को एलैबोरेट करूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशंस की। तो यहाँ पर फोर्स का डायमेंशन क्या है? m l t-2। या डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है? l। तो यहाँ पर क्या आंसर बन के आया? m l² t-2। तो ये तो हो गया वर्क डन का डायमेंशन। ठीक है, दूसरी चीज बात आती है इसकी एसआई यूनिट्स की, है ना। एसआई यूनिट्स भी जरूरी है। सबसे पहली बात याद रखना, वर्क डन की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, और एक जूल कितना होता है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो फोर्स को हम किस यूनिट्स में लिखते हैं? न्यूटन में। डिस्प्लेसमेंट को किस यूनिट में लिखते हैं? मीटर में। ठीक है, तो एक जूल का मतलब क्या हुआ? 1 न्यूटन मीटर। एसआई यूनिट डन। तीसरी चीज क्या है? सीजीएस यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीजीएस यूनिट्स में हम वर्क डन को किस में लिखते हैं? अर्ज में। ठीक है, जूल में नहीं लिखते, किस में लिखते हैं? याद रखना, अर्ज में। और अर्ज में अगर हम लिखेंगे तो एक अर्ज का मतलब क्या होता है? याद रखने वाली बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन के अंदर भी, कि फोर्स की जो यूनिट्स होती हैं वो क्या होती है? डायन। एक डायन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स किस में होती है? सेंटीमीटर में। तो अर्ज का मतलब क्या हुआ? डायन सेंटीमीटर। अर्ज का मतलब क्या हुआ? एक अर्ज का मतलब क्या हुआ? 1 डायन सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात आती है, देखो क्वेश्चनों के अंदर, कि भाई हमें क्या करना होता है कि जूल को अर्ज में, अर्ज को जूल में कन्वर्ट करना होता है बेसिकली, है ना। और वैसे भी मैंने यूनिट्स एंड डायमेंशन में से बहुत एक्सटेंसिवली कवर करा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ द लेक्चर। मैं एक जूल को क्या लिख रहा हूँ? 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो एक जूल, 1 न्यूटन को डायन में कन्वर्ट करना है तो तुम्हें पता ही है, 1 न्यूटन इज 10⁵ डायन, है ना। तो ये हो गया 10⁵। 1 मीटर कितना होता है? 10⁵ तो मल्टीप्लाई 10⁵ डायन सेंटीमीटर। तो एक जूल कितना हुआ? 10⁷ अर्ज। ये चीज याद रहेगी। एक जूल का मतलब कितना हो रहा है? 10⁷ अर्ज हो रहा है। अब यहां पर जब हम वर्क डन की बात कर ही रहे हैं,
और स्केलर प्रोडक्ट की बात कर ही रहे हैं तो इसको एक्सपेंड करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है। तो मैं ये लिख सकता हूँ फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कैन बी रिटन एज फोर्स का मॉडुलस दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट का मॉडुलस इनटू कोसाइन ऑफ एंगल इन बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स। तो फॉर एग्जांपल लेट अस से ये आपकी फोर्स वेक्टर है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये थीटा है। ठीक है, तो ये जो थीटा एंगल है ये वाला थीटा एंगल है, इन दोनों के वेक्टर्स के बीच में एक्ट होने वाला एंगल थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, कुछ स्पेशल केसेस की हम बातें कर लेते हैं। स्पेशल केसेस की क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये जो एंगल थीटा है लेट अस से ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाए, मान लिया 0 डिग्री का मतलब है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं। तो यहां पर से वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ डी कॉस ऑफ 0 डिग्री। और तुम लोगों को पता है कॉस ऑफ 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ 1। दूसरा यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज करेंगे, मान लो एंगल मैंने कितना रख दिया 90 डिग्री रख दिया, क्या रख दिया एंगल 90 डिग्री रख दिया। तो तुम्हें पता ही है कॉस ऑफ 90 डिग्री क्या होता है, आंसर 0 होता है। तो वर्क डन कितना आ जाना चाहिए, एफ डी, अगर इस फॉर्मूले में लगाओगे एफ डी कॉस ऑफ 90 दैट इज डायरेक्टली 0। ठीक है, मतलब तुम्हारी फोर्स ऐसे है और तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट ऐसे है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम देखो एक कोशिश करना, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर मोबाइल है, मैं मोबाइल को अगर ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियस बात है ना ऊपर ही डिस्प्लेस होगा, ऐसे सामने के डायरेक्शन में तो डिस्प्लेस होगा नहीं। और तुम कह रहे हो कि भाई मुझे सामने की डिस्प्लेसमेंट चाहिए लेकिन फोर्स मैं ऊपर लगाऊंगा, कभी ऐसा हो सकता है ना, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसकी वजह से जो वर्क डन आएगा वो क्या आएगा, आंसर उसका होगा 0। अब मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है लेकिन चलो ठीक है मैं यहाँ पर आगे कर देता हूँ। एक और चीज बता देता हूँ, मान लो एंगल कितना है 180 डिग्री, इसका मतलब है तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में जो एंगल है वो कितना है 180 डिग्री, दैट इज बोथ आर एक्टिंग इन दी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये चीज याद रहेगी। तो यहां से अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लगाऊं दैट इज एफ टी कॉस ऑफ 180 डिग्री, और इन पे मॉडुलस लगा दिया है मैंने यहाँ पर, दैट इज आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ देम। तो कॉस 180 डिग्री कितना होता है -1, तो एफ डी, तो वर्क डन कितना आ गया -एफ डी। ठीक है, ये चीज नोट डाउन कर लेना अपने नोट्स के अंदर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे क्या पढ़ाना है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, किसी ने मुझसे पूछा कि सर क्या वर्क डन फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर जाता है? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर जाता है। कैसे कर जाता है वो हम जानेंगे। तो इसका सॉल्यूशन है यस इट डिपेंड्स, करता है वो, लेकिन कैसे करता है। अच्छा अब एक चीज इसके पीछे की कहानी बताता हूँ, ये पूछा क्यों गया था, क्योंकि ये कई बार ऑप्शनल के अंदर पूछ लिया जाता है आपसे, बेसिक नीट या जेई मेंस के अंदर बड़े आराम से पूछ लिया जाता है। एक काम करो, एक ट्रेन ले लो, जैसे हमारे पास ये ट्रेन है, तो मान लो मैं यहाँ पर हूँ, इस जगह पर हूँ मैं, और मेरे हाथ में एक बॉक्स है, बहुत भारी बॉक्स है। मैं इस बॉक्स को लेकर यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गया, मैं इस बॉक्स को यहाँ से लेकर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो मैंने कितनी लेंथ कवर करी, लेट अस से एल लेंथ यहाँ तक कवर करी, और उस एल लेंथ को कवर करने के लिए मैंने कितना टाइम लगाया, टी टाइम लगाया। तो एट टाइम टी इक्वल टू 0 मैं यहाँ पर हूँ, और एट टाइम टी इक्वल टू टी मैं यहाँ पर हूँ। तो ये काम करने के लिए मैंने टी टाइम लगाया। हमारी जो ट्रेन है वो वी वेलोसिटी से आगे जा रही है। ठीक है, ये चीज याद रहेगी, ट्रेन वी वेलोसिटी से आगे जा रही है। एट टाइम टी इक्वल टू 0 मैं यहाँ पर हूँ, और मैं यहाँ से यहाँ पर आ गया एक बॉक्स को कैरी करता हुआ। ठीक है, तो अगर मान लो तुम मेरे साथ हो ट्रेन के अंदर, तुम मेरे को देख रहे हो, तो मैंने वर्क डन कितना करा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, है ना, क्योंकि मैं डिस्प्लेसमेंट के ही डायरेक्शन में अपनी फोर्स लगा रहा हूँ, बॉक्स को कैरी कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कितने आंसर आ गया, फोर्स इंटू लेंथ एल। फोर्स, ये जो फोर्स कांस्टेंट फोर्स है ये मैंने लगाई है। ठीक है, ये बात समझ आई। अब अभी तो तुम मेरे साथ थे, ट्रेन के अंदर थे, तो तुमने मुझे कितनी लेंथ कवर करते देखा, एल लेंथ। मान लो कोई फला फला व्यक्ति है, वो बाहर की तरफ बैठा हुआ है, तो उसके लिए क्या है, ट्रेन भी एक डिस्टेंस कवर करेगी। ट्रेन मान लो यहाँ पर आ गई, है ना, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, लेट अस से एस डिस्टेंस या एस डिस्प्लेसमेंट कवर कर ली, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी द सेम, है ना। तो बाहर बैठे व्यक्ति की अगर मैं मतलब बाहर बैठे व्यक्ति अगर मुझे देखेगा, बाहर बैठा व्यक्ति अगर मुझे देखेगा, तो मैंने कितना वर्क डन करा, मैंने करा एफ इंटू एल प्लस एस, दैट इज एफ इंटू एल प्लस एस, क्योंकि उसके हिसाब से मैंने ये एल डिस्प्लेसमेंट तो कवर करी ही करी, साथ में मैं ट्रेन का एक हिस्सा भी हूं,
तो मैंने एस डिस्प्लेसमेंट भी कवर करी, तो नेट डिस्प्लेसमेंट मैंने कितनी कवर करी, इतनी कवर करी। तो मेरा वर्क डन यहाँ पर देखो, जो बाहर बैठा व्यक्ति है, ग्राउंड पे जो बैठा व्यक्ति है, और विद रिस्पेक्ट टू वर्क डन मेरा वो देखो जो ट्रेन में बैठा व्यक्ति है, मेरे साथ जो बैठा है, यहाँ पर किसका वर्क डन ज्यादा है, किसके द्वारा देखा गया वर्क डन ज्यादा है? ऑब्वियसली जो ग्राउंड पर बैठा है, जो बाहर की तरफ बैठा है, प्लेटफॉर्म पर बैठा है, तो वो कहेगा भाई मैंने ज्यादा काम करा है, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजंस मैंने ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करी है। ठीक है, अंदर बैठा व्यक्ति कहेगा नहीं 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 भाई, डिस्प्लेसमेंट उसने सिर्फ एल लेंथ कवर करी है, तो उसका वर्क कम हुआ, है ना। तो ये चीज वर्क डन किस पे डिपेंड करती है, तुम्हारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड कर जाती है। ठीक है, ट्रेन में था तो अलग आंसर आया, ट्रेन से बाहर था तो अलग आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस निपटाएंगे, फिर आगे हम बढ़ेंगे। मान लो अ बॉडी ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अ बॉडी इज डिस्प्लेस फ्रॉम ए 2 मीटर 4 मीटर माइनस 6 मीटर टू आर बी 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप अंडर अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ दिस वन, फाइंड द वर्क डन। बेसिकली हमसे क्या पूछा गया है, हमें सिर्फ वर्क डन निकालना है, हमें फोर्स का वेक्टर दिया हुआ है और हमें पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं। क्या हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया? नहीं, बस उसने बता दिया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट पर हम जा रहे हैं। ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें दे दिया, मतलब पॉइंट्स दे दिए, पोजीशन वेक्टर देखो हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, है ना। पॉइंट्स दे दिए, पोजीशन वेक्टर हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो पॉइंट्स क्या दे रखे हैं? 2 मीटर, 4 मीटर माइनस 6 मीटर। तो पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन कितना बनकर आ जाएगा? आर ए विल बी 2 आई कैप, क्योंकि ये एक्स डायरेक्शन का है, प्लस 4 जे कैप, ये वाई डायरेक्शन का है, प्लस माइनस 6 के कैप, क्योंकि ये जेड डायरेक्शन का है। तो ए का पोजीशन वेक्टर हमें पता चल गया, मतलब ए पॉइंट का। बी पॉइंट हम कहाँ जा रहे हैं, उसका पोजीशन वेक्टर हमें गिवन है, दैट इज 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, है ना। ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी हमें गिवन है। अब हम यहां से यहां आए, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। और मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से बताया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। ठीक है, अगर नहीं याद हो तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाकर भी तुम ये चीज निकाल सकते हो। अब बस हमें यहाँ पर आर बी और आर ए वेक्टर को लिखना है। 6 आई कैप माइनस 4 जे कैप आराम आराम से लिखेंगे, प्लस 2 के कैप माइनस ऑफ 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस ऑफ 6 के कैप। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, बेसिकली आई में से आई माइनस होगा, सिर्फ जे में से जे माइनस होगा, और के में से के माइनस होगा। आई होप से तुमने वेक्टर्स अच्छे से क्लियर कर रखा होगा। तो 6 में से 2 गए, 4 आई कैप, माइनस 4 दैट इज माइनस 8 जे कैप। ठीक है, प्लस 2 माइनस माइनस 6 दैट इज प्लस 8 के कैप। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास निकल कर आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने यहाँ लगा दिया। अच्छा, तुम डीआर के बारे में कंफ्यूज मत हो जाना, मेरी बहुत पुरानी आदत है, मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे ही लिखता हूँ। तो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो क्या करोगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस के कैप डॉट प्रोडक्ट विद 4 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 8 के कैप। तो आई को आई से करो मल्टीप्लाई, जे को जे से करो, के को के से करो, तो 2 चौक 8, 3 अट्ठे 24 माइनस के 24, और माइनस 1 माइनस 8 माइनस 8। तो कितना आंसर आया? माइनस 24 जूल। अब जूल क्यों आया? क्योंकि भाई यहाँ पर हमें एसआई यूनिट्स में आंसर दे रखा है, मीटर 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 में। ठीक है, और न्यूटन में। आगे हम बढ़ेंगे। A block of mass m equal to 2 kg is pulled by a force of 40 Newton upwards to a height h equal to 2 meter. Find the work done by the block by the applied force and its weight mg. कह रहा है कि हमारे पास एक ब्लॉक है। ठीक है, ब्लॉक कितने केजी का है? 2 किलो का ब्लॉक है। कितने का? 2 किलो का ब्लॉक है। उसे ऊपर धकेला जा रहा है 40 न्यूटन की फोर्स से। ठीक है, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया? 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। ठीक है, हमसे पूछा गया कि सर ये बताओ कि 40 न्यूटन फोर्स की वजह से कितना वर्क डन करा गया है, और ये बताओ कि जो mg इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, ठीक है, जो वेट इसके ऊपर एक्ट हो रहा है, उसने यहां पर कितना वर्क डन कर लिया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम ये ध्यान में देखेंगे कि कौन किसके डायरेक्शन में है, दैट इज क्या फोर्स हमारे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है या नहीं। डिस्प्लेसमेंट कहां पर है? ऊपर की साइड है ना, ऊपर ही तो हम जा रहे हैं। तो अगर तुम पहले 40 न्यूटन की फोर्स को देखो, तो 40 न्यूटन की फोर्स भी ऊपर है, 2 मीटर की डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो एंगल कितना आ गया? 0 डिग्री का एंगल आ गया। तो वर्क डन कितना हो गया? फोर्स दैट इज 40 इंटू डिस्प्लेसमेंट दैट इज 2, cosine of angle in between them that is 0 degree, that is 80 जूल।
ठीक है, ये पहले का आंसर आया। और देखो यहाँ पर साइन क्या है, पॉजिटिव है। ये 40 न्यूटन की वजह से लगा हुआ आंसर है। ठीक है, अब mg की वजह से निकाल लेते हैं। तो वर्क डन ड्यू टू mg। अब देखो, mg नीचे की साइड, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की साइड, एंगल इन बिटवीन देम इज 180 डिग्री। ठीक है, mg को हम निकाल लेंगे। m हमारा कितना गिवन है, 2 किलो। g हमारा कितना होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, दैट इज 20 मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ 180 डिग्री। कॉस ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव ऑफ 40 जूल। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। तो ये रहा तुम्हारा आंसर। आगे बढ़ेंगे। देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, इसलिए अच्छे से इसे पढ़ना और अच्छे से इसे करने की कोशिश करना। बेसिकली दो अनइक्वल मासेस हमें दे रखे हैं, 1 kg 2 kg, और दोनों को अटैच कर दिया है एज फॉलो। पुली ब्लॉक सिस्टम है बेसिकली। ठीक है, और हमसे ये कहा जा रहा है कि मान लो मैंने इसे एट रेस्ट से छोड़ा, एट रेस्ट से जेंटली छोड़ दिया, कोई वेलोसिटी नहीं दी, कोई एनर्जी नहीं दी, कोई एक्स्ट्रा काम इसके ऊपर नहीं करा, जस्ट ये ऐसे थे और मैंने जस्ट इन्हें छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जो टेंशन डेवलप होगी इन स्ट्रिंग्स के अंदर, ठीक है, उनके द्वारा इन दोनों पर जो इंडिविजुअल वर्क करा जाएगा वो कितना होगा। ठीक है, टू अनइक्वल masses of 1 kg and 2 kg are attached at two ends of a light inextensible string passing over a smooth pulley. If the system is released from the rest, find the work done by the string on both of the block in 1 second. तो हमें यहाँ टाइम दे दिया कि भाई ये बताओ कि 1 सेकंड में कितना काम करेगी ये टेंशन फोर्स ऑन बोथ ऑफ द ब्लॉक्स। अब तुम ये सोचोगे यहाँ टाइम को क्यों दे दिया गया है, बेसिकली टाइम दिया ही क्यों गया है ना। क्वेश्चन के अंदर टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर तुम क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट नहीं है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट गिवन नहीं है। तो तुम जाओगे बेसिक काइनेमेटिक्स के अंदर, तुम्हें पता चल जाएगा हाँ यार अगर मेरे पास टाइम है तो मैं डिस्प्लेसमेंट आराम से निकाल सकता हूँ। हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पर से सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मेरा पहला काम क्या है, वर्क डन के फॉर्मूले के अंदर अगर तुम ध्यान से देखो, एफ डी कॉस थीटा में सबसे पहला काम है फोर्स को आइडेंटिफाई करना, फोर्स कितनी है। दूसरा काम है डिस्प्लेसमेंट का। तीसरा काम है एंगल का। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे फोर्स आइडेंटिफाई करनी है। कौन सी फोर्स, टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स हमें आइडेंटिफाई करनी है। वो हम कैसे करेंगे, वो हम बेसिक एनएलएम से हम यहाँ पर कर सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और आंसर निकालेंगे। जैसे कि मान लिया अगर हमने ये छोड़ा, ठीक है, तो तुम्हें पता ही है कि ये 2 किलो का ब्लॉक नीचे की तरफ भागेगा और 1 किलो का ब्लॉक ऊपर की तरफ भागेगा विद एन एक्सेलरेशन ए। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग कैसी दी गई है, लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग दी गई है। तो जो इसका एक्सेलरेशन वो इसका भी एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अब एक और चीज मैं तुम्हें बताता हूं कि अगर मान लो तुम 2 किलो के ब्लॉक का एफबीडी बना रहे हो, ठीक है, तो 2 किलो के ब्लॉक के एफबीडी में वेट उसका नीचे एक्ट कर रहा है, दैट इज 2 × 10। समझ गए। और टेंशन मैंने बताया था ना लास्ट के लेक्चर में, लेक्चर जाकर देख लेना, मैंने एफबीडीज के अंदर आराम से बताया हुआ है, कैटेगराइजेशन ऑफ फोर्स के अंदर आराम से बताया हुआ है। जो टेंशन होती है, इट इज अ फोर्स विच एक्ट्स अवे फ्रॉम द बॉडी। तो अगर यहाँ पर 2 किलो का ब्लॉक है तो टेंशन विल बी एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी और एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की साइड। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, तो वो क्या कहता है, मास इनटू एक्सेलरेशन एंड व्हाटसोएवर द फोर्स इज इनटू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन शुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, है ना। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू कौन कौन सी फोर्सेस एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, सिर्फ और सिर्फ वेट फोर्स। तो इट विल बी 2 × 10। यहां से मैं मास को हटा के डायरेक्टली 2 लिख देता हूं। ठीक है, कौन सी फोर्स इससे अपोजिट है, टेंशन, तो माइनस ऑफ टेंशन। ठीक है, जो फोर्स याद रखना अपोजिटली एक्ट करे हमारे एक्सेलरेशन से वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये तो आ गया पहली इक्वेशन, पहले ब्लॉक के लिए, 2 किलो वाले ब्लॉक के लिए। अब 1 किलो वाले ब्लॉक के लिए आंसर निकालो। 1 किलो वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मानते हो, इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक है, टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है क्योंकि टेंशन विल एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी, टेंशन विल एक्ट अवे फ्रॉम द बॉडी। तो यहां पर क्या बन गया, 1 × A इक्वल टू माइनस ऑफ mg, दैट इज माइनस ऑफ 1 × 10 प्लस टेंशन, दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। यहां से इक्वेशन नंबर 2 निकल कर आ गई। अब हमें टेंशन की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल देता हूं, एडिंग बोथ ऑफ द इक्वेशंस ओवर हियर। मुझे नॉर्मली यहां पर सॉल्व करना है। तो ये बन गया 3a दैट इज इक्वल टू 10। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 10/3। तो यहां से किसी भी एक में इक्वेशन में आंसर लगा दो, जैसे मैं इस एक्सेलरेशन को इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो 2 × 10/3 इक्वल टू 2 × 10 माइनस टेंशन। तो यहाँ पर कितना हो गया, 20 माइनस 20/3। तो टेंशन की वैल्यू आ गई 40/3। बात समझ आई।
40/3 का हमारे पास वैल्यू आ गई, किसकी, टेंशन की वैल्यू आ गई सॉल्व करके। अब एक चीज खत्म हो गई कि चलो मेरे पास टेंशन की वैल्यू आ गई, बात आ गई डिस्प्लेसमेंट की कि भाई दोनों ब्लॉक कितना डिस्प्लेस करेंगे। देखो जितना ये डिस्प्लेस करेगा उतना ही ये डिस्प्लेस करेगा, जस्ट डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगी। जैसे ये वाली डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ होगी और ये वाली जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो नीचे की तरफ होगी। ये तो बात समझते हो ना, है ना। रोप कैसी है, लाइट इन एक्सटेंसिबल, मतलब ये एक्सटेंड नहीं हो सकती, ये खिंच नहीं सकती। तो जो डिस्प्लेसमेंट इसकी रहेगी वही डिस्प्लेसमेंट इसकी भी रहेगी, ठीक है। अब वो हम कैसे निकालेंगे, उसका तरीका देख लो। देखो टाइम हमें गिवन है, मानते हो, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैं लगा सकता हूँ। अब देखो दोनों के दोनों ब्लॉक, अगर मैं किसी भी एक ब्लॉक को ले लूं, छोड़ो दोनों के दोनों ब्लॉक को, एक ब्लॉक को ले लो, यहाँ पर से इस ब्लॉक को ले लूं, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। हमने जस्ट रेस्ट से छोड़ दिया था, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। एक्सेलरेशन कितना निकल कर आ रहा है नीचे के डायरेक्शन में, इसका 10/3, 10/3 का एक्सेलरेशन है। टाइम कितना है, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आंसर कितना निकल कर आया, 5/3 हमारे पास आंसर निकल कर आई इसकी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी निकल कर आई, 5/3 मीटर बेसिकली। अब आगे हम बात करेंगे, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी निकल कर आई, मतलब ये ऊपर जा रहा है 5/3 मीटर से, फिर ये नीचे जा रहा है 5/3 मीटर से, ठीक है। अब आ गया एंगल इन बिटवीन देम। जैसे अगर तुम पहले वाले ब्लॉक को देखो तो पहले वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब 1 किलो वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, तो एंगल इन बिटवीन देम इज 0 डिग्री। क्या है, एंगल इन बिटवीन देम इज 0 डिग्री। दूसरे वाला ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। टेंशन कहां लग रही है, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट कहां लग रही है, नीचे की तरफ। तो एंगल इन बिटवीन देम इज 180 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ऊपर की तरफ है, तो एंगल इन बिटवीन देम इज 0 डिग्री। यहाँ पर फोर्स ऊपर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो एंगल इन बिटवीन देम इज 180 डिग्री। अब तुम्हारा काम ये है बेसिकली, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर दो कि दोनों की वजह से वर्क डन कितना आ रहा होगा। मैंने एंगल बता दिया, मैंने फोर्स बता दी, मैंने डिस्प्लेसमेंट बता दी, मैंने हर चीज यहाँ पर तुम्हें बता दी है। बस मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर दो आंसर कितना आ रहा होगा, मैं वेरीफाई कर दूंगा। तो गाइज आई होप कि तुम्हें ये लेक्चर पसंद आया होगा। यू गाइज कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। जब भी आपको अगर कोई डाउट आता है आप मुझे नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। प्रीवियस लेक्चर्स प्लीज देखें, प्लीज नोट्स बनाएं, एंड यू कैन एनरोल माई कोर्स ऑल्सो। सो विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अंटिल देन गुड बाय गाइज, थैंक यू।